हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, ये है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर हिंदी अनिवार्य का क्लास 12 के लिए। पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीटली। आप देखिए, हूबहू यही पेपर आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने इसे कंप्लीटली तैयार किया है आपका। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और ये पीडीएफ के रूप में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। हमने पूरी तरह से इसे अच्छी तरह से सारी चीज़ें देख करके, पैटर्न देख करके, सिलेबस देख करके तैयार किया है इसको। तो पहला तो रहेगा आपका अपठित गद्यांश रहेगा, एक फिर रहेगा अपठित पद्यांश रहेगा, और दोनों 6-6 नंबर के रहेंगे। ध्यान रखना, अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। तो ये इस तरीके से दो रहेंगे, अपठित गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद में 6 प्रश्न रहेंगे रिक्त स्थान के, जो आपके व्याकरण वाला जो भाग है उसमें से पूछे जाएंगे। ये 6 प्रश्न यहाँ पे विद आंसर यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। फिर इसके बाद में फिर 12 प्रश्न रहेंगे। इस बार जो बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, है ना, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न रहेंगे। पिछली बार ऐसा नहीं पूछा जाता था। इस बार नया परिवर्तन किया है बोर्ड ने। 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग टॉपिक में से, अलग अलग चैप्टर्स में से। तो वो हमने यहाँ पे तैयार किए हैं कंप्लीटली, और इसका भी अपन करेंगे एक एक का सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से 12 क्वेश्चंस आपके हो गए। फिर आपके रहेगा खंड ब, जिसमें हमने जो आपके लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो शामिल किए हैं। तो जो लघुतरात्मक जिस टॉपिक से जितने आने हैं वो प्रश्न आपके रहेंगे। फिर आएगा खंड स, जिसमें दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा रहेगी 80, 60 से 80, और इसमें आपको विकल्प मिलेगा। ठीक है, मतलब दो में से कोई आपको एक करना है, विकल्प सहित यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ये मिलेंगे। फिर रहेंगे सप्रसंग व्याख्या, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से, यहाँ पे दोनों हम करेंगे। और इसके बाद में जो आपका रहेगा पत्र लेखन, पत्र और प्रारूप लेखन है, तो यहां पर भी आपको इस तरीके से मिलेगा। और अंत में रहेगा अपना निबंध लेखन, किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध आपको लिखना पड़ेगा 300 शब्दों में। तो ये हमने इस तरीके से कंप्लीट जो है वो आपको तैयार करके दिया है। पीडीएफ आपको, इसकी पीडीएफ में आप बता देता हूं, ये अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इस ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे आपको। तो आपको हिंदी का कोर्स ओपन करना है ना। हिंदी अनिवार्य का जो कोर्स है, उस हिंदी अनिवार्य के जो कोर्स में आप जब जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज वहाँ पे जो पूरा का पूरा आपका कोर्स है वो मिलेगा, चैप्टर वाइज। प्रत्येक चैप्टर में वहाँ पे, प्रत्येक चैप्टर में आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के अलावा वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, और उसके अलावा वहाँ पे आपको एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। फिर आप जैसे नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा मॉडल पेपर करके। तो ये जो मॉडल पेपर वाला फोल्डर है, वहाँ पे आपको मिलेंगे ये मॉडल पेपर। और ये हमने टोटल 10 पेपर्स तैयार किए हैं। 10 पूरे के पूरे पेपर जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक नंबर है जो मैं आपको अभी आगे दूंगा, तो उसको भी आप, वहाँ पे हमें व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो वहाँ पे हम एक एक पीडीएफ, जो हमारे वीडियोस जारी होते हैं उसकी पीडीएफ हम वहाँ पे भी शेयर करते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नंबर आपको आगे देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और पहले अपन करेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पहले कर लेते हैं। बाद में इसके अपन जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है उसको बाद में करते हैं। तो तीसरा प्रश्न अपन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न यहाँ से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अपनी नोटबुक में उत्तर देना पड़ेगा। तो इस बार जो आपका पारिभाषिक शब्दावली है, उस पारिभाषिक शब्दावली को, या तो आपका ये पारिभाषिक शब्दावली वाला है वो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, बहुचयनात्मक जो अपन अभी कर रहे हैं इसमें पूछा जाएगा, और या फिर इसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपका रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक नंबर के, 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो या तो रिक्त स्थान में रहेगा जहां पे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक रहेगा इसका, और या फिर बहुचयनात्मक जो कि 12 प्रश्न आएंगे उसमें से एक पूछा जाएगा। तो इसको फिलहाल हमने किया है इसमें शामिल, जो बहुचयनात्मक है उसमें। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कॉपी का हिंदी अर्थ लिखिए। तो कॉपी जो इंग्लिश में वर्ड है उसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, उसे प्रतिलिपि कहते हैं, प्रति हस्ताक्षर कहते हैं, प्रतिमूर्ति कहते हैं, या प्रति नाम कहते हैं इसको। तो प्रतिलिपि कहते हैं इसे, है ना, फोटोकॉपी जैसे अपन कहते हैं। तो ये कॉपी शब्द है। कॉपी का मतलब होता है उसकी हूबहू दूसरी कॉपी, हिंदी में उसे कहते हैं प्रतिलिपि।
इसके अलावा बच्चों ये जितने भी जो है ना ये आप लोग इनका सबका याद कर लीजिएगा। हम जो वहाँ पीडीएफ शेयर करेंगे उस पीडीएफ में इन सबके आंसर भी साथ में देंगे, ताकि एक प्रश्न करने के साथ साथ आपको 4 ऑप्शन एक साथ याद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा है इंक्रीमेंट का हिंदी अर्थ लिखिए। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वेतन वृद्धि है, काम वृद्धि है, नौकरी वृद्धि है या जिम्मेदारी वृद्धि है? तो इसका मतलब होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन वृद्धि, जो सालाना लगती है ना, हर साल जो वेतन में वृद्धि होती है तो उसे इंक्रीमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन अ, वेतन वृद्धि, इसे इंक्रीमेंट कहते हैं। याद कर लीजिएगा, क्योंकि चीजें जो हाथों हाथ जितनी याद करोगे उतना ज्यादा फायदा है। टाइम बिल्कुल कम बचा है आपके पास में, जितनी जल्दी चीजें याद करोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगी। और मैं बता देता हूं कि हिंदी के अलावा अपने इसी चैनल पे आपको इंग्लिश कंपलसरी, साथ ही साथ हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स हम अवेलेबल कराते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इनका स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके हम लाइव क्लास भी करते हैं। तो लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरे का दूसरा हमने देख लिया और फिर है तीसरे का तीसरा प्रश्न। आंसर वैसे हमने यहाँ पे दिए हैं, और जो आंसर नहीं दिया हुआ वो मैं अभी बता दूंगा आपको, और जो प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, टोटल 12 प्रश्न रहेंगे एमसीक्यूज टाइप के। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों वो है कि विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? AIR ऑल इंडिया रेडियो जो है, AIR ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1995 में हुई थी, 1927 में हुई थी, 1936 में हुई थी या 1893 में हुई थी? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, AIR की स्थापना हुई थी। ओके, ऑप्शन स इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा बच्चों इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो सबसे नया माध्यम है और साथ ही साथ सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 2 प्रश्न है, सबसे नया भी है और सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो मैं तो आपको बता दूं कि जो जनसंचार के माध्यम है वो 4 माध्यम है। जनसंचार के 4 माध्यम है, उसमें पहला तो आता है प्रिंट मीडिया, पहला तो आएगा प्रिंट मीडिया। उसके बाद दूसरा, ये पहला प्रिंट मीडिया है। अब देखो प्रिंट मीडिया से प्रश्न बन सकता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो वो है प्रिंट मीडिया। जैसे न्यूज़पेपर जो आते हैं, पत्र पत्रिकाएं जो आती है वो प्रिंट मीडिया में जाती है। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम हो गया। उसके बाद फिर आएगा, दूसरे नंबर पे आता है रेडियो, और रेडियो में से प्रश्न ये बन सकता है कि वही रेडियो जो है वो कैसा माध्यम है? तो रेडियो जो है ये श्रव्य माध्यम है, मतलब जिसे हम सुन सकते हैं केवल, है ना, देख नहीं सकते, तो ये श्रव्य माध्यम है। फिर आता है तीसरा, आता है टेलीविजन, जिसे हम टीवी भी कहते हैं। तो टीवी जो है ये श्रव्य दृश्य माध्यम है। और अंतिम जो आता है चौथा माध्यम जो है जनसंचार का, वो है इंटरनेट, है ना, इसे इंटरनेट कहते हैं या नेट भी कहते हैं, इंटरनेट। तो ये इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट सबसे नवीनतम माध्यम है। जैसे सबसे पुराना माध्यम हो गया प्रिंट मीडिया, उसी तरीके से सबसे नवीनतम माध्यम इंटरनेट है। और साथ ही साथ सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है अगर प्रश्न बनता है तो इंटरनेट सबसे लोकप्रिय है। इसका कारण क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से हम जब चाहें तब सूचना ले सकते हैं। देखना अगर चाहें तो देख सकते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन इन बाकी में ऐसी सुविधा नहीं होती। प्रिंट मीडिया में हम अपने हिसाब से खबर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये तो एक बार छपता है, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट जब प्रिंट होगा तब तक वेट करना पड़ेगा। रेडियो का अपना टाइम होता है समाचार प्रसारण का या किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण का। इसी तरीके से टीवी पर भी किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण का एक टाइम होता है। लेकिन इंटरनेट पर कोई भी जो श्रोता दर्शक होते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहे तब जो है इसका उपयोग करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे लोकप्रिय माध्यम, सबसे नवीनतम माध्यम और सबसे तेजी से फैलता हुआ माध्यम है। कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, हम इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न है कि भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है। तो भाषा जो होती है, भाषा के 2 रूप हैं। एक बार प्रश्न यहां से प्रश्न बन सकता है कि
भाषा जो है इसके दो रूप होते हैं, एक तो लिखित भाषा होती है बच्चों और एक होती है मौखिक भाषा। तो यहाँ पे मौखिक भाषा की बात हो रही है। मौखिक भाषा में क्या प्रयुक्त होता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है, इसमें केवल ध्वनि सब निकल रही है, ध्वनि निकल रही है ओनली, तो केवल ध्वनि संकेतों का ही प्रयोग होता है ना, कि मौखिक प्रयोग होता है तो केवल ध्वनि संकेतों का, ध्वनि संकेत, तो इसमें केवल ध्वनि संकेतों का ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवारी में कौन सी शब्द शक्ति है। चक्र सुदर्शन, यहां पे देखिए चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवारी, इस पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है। बच्चों आपको याद होगा तीन शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, एक तो होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पे देखो है ना, ये व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि जहां पर किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ पढ़ते ही हमें उसका अर्थ सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति वहां पे होती है जहां हमें लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़े, और व्यंजना शब्द शक्ति वहां होती है जहां अभिधार्थ और वाच्यार्थ को छोड़ करके कोई तीसरा ही अर्थ देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब हम ग्रहण करते हैं तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला जो प्रश्न है वो है कि आलोक धनवा की कौन सी रचना नहीं है। हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपने अगर उतावल करी हड़बड़ाहट तो कई बार क्या होता है कि बच्चे नए शब्द को पढ़ना भूल जाते हैं और फिर एग्जाम देकर के आते हैं, बाद में जब पेपर देखते हैं तो फिर कहते हैं अरे मैंने तो देखा ही नहीं, नई शब्द देखा नहीं, और वो गलत करके आ जाते हैं। तो पेपर को पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि आलोक धनवा की कौन सी रचना नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास है भागी हुई लड़कियां, बिल्कुल आलोक धनवा साहब की रचना है। ब्रूनो की बेटियां आलोक धनवा साहब की है। चक्रव्यूह आलोक धनवा साहब की नहीं है, चक्रव्यूह नहीं है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा साहब की रचना है। और इनकी जो रचना इनकी जो कविता हमारे सिलेबस में वो है पतंग कविता, है ना, आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। हमने हर चैप्टर्स क्लियर किए हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो वहां पे जाके रिवीजन कर सकते हैं। हमने सबकी व्याख्या करी हुई है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हम तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से हम कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं। तो आलोक धनवा साहब की रचना पतंग हमारे सिलेबस में है, और इनकी रचना कौन सी नहीं है, तो ये सभी हैं, इसमें से ये जो है वो चक्रव्यूह इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है बच्चों ये प्रयोगवादी युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। अब ये देखो जो है ना बच्चों, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये आधुनिक जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, हिंदी साहित्य का जो काल है, उस हिंदी साहित्य के काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो फिर यहाँ पर इसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इस तरीके से इसे अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसमें जो शमशेर बहादुर सिंह आते हैं ये आते हैं प्रयोगवाद में, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार, यहां पर जीवन के पारावार किसे कहा गया है। निराला जी की रचना को याद करिए, बादल राग, तो वहां पे ए जीवन के पारावार बच्चों समुद्र को कहा गया है, बादलों को कहा गया है, आसमान को कहा गया है, या धरती को कहा गया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन पर बादलों को जो है वो ए जीवन के पारावार कहा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है बच्चों कि शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य है। कवि कहता है ना कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, फिर तो यहाँ पे आपको बताना है कि शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य। वैसे विरोधाभास अलंकार है, एक तरफ तो कवि कह रहा है शीतल वाणी और दूसरी तरफ आग का हवाला देता है, आग की बात करता है, तो ये हो गया यहाँ पे विरोधाभास अलंकार। तो इससे तात्पर्य है कि कोमल, शीतल वाणी का मतलब होता है कोमल शब्दों में, कोमल वाणी में भी प्रेम की तीव्र उष्मा का भाव लिए हुए है कवि, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है बच्चों। 11वां प्रश्न करें उससे पहले मैं बता दूं कि इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपका हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंग्लिश कंपलसरी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी कंपलसरी पढ़ते हैं। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं या आपका अगर मान लो इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं, किसी दूसरा सब्जेक्ट है या आपके साथियों का कोई सब्जेक्ट है, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, अपनी तैयारी कर सकें। आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी है हिंदी की व्याकरण में, इंग्लिश की ग्रामर में या और भी कोई टॉपिक में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो टॉपिक आपका कवर कर दूंगा और लाइव क्लास में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मैंने आपसे कहा था मैं एक नंबर दूंगा जिस नंबर पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर, वैसे तो आप चाहो तो जो आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर भी एक आपको मैसेज बॉक्स मिलेगा, चैट बॉक्स का। तो वहां पे जब कोई भी कमेंट करते हो तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई भी देता हूं। एक नंबर आप लिख सकते हैं, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल भी इसी नंबर पे बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो आपसे रिलेटेड है वो आप ज्वाइन कर सकते हो चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, देखो अगला प्रश्न है बच्चों कि आंधी उसके बाद लू है ना, आंधी और लू और गर्मी में भी अवधूत की तरह अविचल कौन रहता है? ऑप्शन ए है सीरीज के फूल, ऑप्शन बी है गुलाब के फूल, ऑप्शन है अशोक के फूल और ऑप्शन द है कर्णिकार के फूल। बच्चों आपको अच्छी तरह से याद होगा सीरीज के फूल, राइट आंसर है सीरीज के फूल। इसे अवधूत की भांति खड़े रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन एक है 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में, 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में, 1907 फर्रुखाबाद में, 1905 अलीगढ़ में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 18 का, ऑप्शन 12वें का रहेगा 1891 ईस्वी। 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और 1907 ईस्वी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्रुखाबाद में, आपको याद होगा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है, महादेवी वर्मा। और 1905 अलीगढ़ में आपको याद होगा 1905 में जिनेंद्र कुमार जो बाजार दर्शन के लेखक हैं, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बाकी ज्यादातर जो हमारे लेखक कवि हुए हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो बच्चों हमने ये किया है ऑब्जेक्टिव टाइप के, आपके जो 12 प्रश्न हैं वो किए हैं। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम करवाएंगे और जो सॉल्यूशन हमने किया है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में। और जो बाकी बचा है पूरा का पूरा पेपर एक साथ अगर लेना है तब तो आप जाएंगे ऐप में। हमने पहले भी आपको बता दिया, हमारा ऐप है बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं, एजुकेशन राइज। प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा ये ऐप, डाउनलोड करिएगा और पूरा पेपर आपको वहां पे मिलेगा। हमने अलग से मॉडल पेपर का पूरा एक कोर्स 10 मॉडल पेपर के नाम से लॉन्च किया। और हमारा जो हिंदी कंपलसरी का जो पूरा कोर्स है जिसमें हमने दोनों किताबें भी वहां पे कंप्लीट करी है, गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण, सब कुछ वहां पे कंप्लीट है, तो उसमें भी आपको मिलेगा। इसके अलावा वहां पर आपको जो पुराने जो स्टूडेंट्स टॉपर रहे हैं पिछली बोर्ड परीक्षाओं में, टॉपर स्टूडेंट की कॉपीज आपको वहां पे मिलेगी। साथ ही साथ 2010 से लेकर के अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बोर्ड के, उन सबके जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं बच्चों, वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये सारे पेपर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको सारी चीजें जो है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत हेल्प करेगी। ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो का सॉल्यूशन लेकर के, इसी क्लास का, और बाकी क्लासें भी आएगी हमारी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।